हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रांस से आवेक हार्दिक। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने चैप्टर 4 को ही कंटिन्यू। हमारा चल रहा है क्लास 8 फ्रेंच का इरिस बुक 3 का चैप्टर नंबर 4 लेसन फॉर मे वैकेंसी। इसका हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने ट्रांसलेशन को डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमने ट्रांसलेशन में सारा कर लिया। उसके बाद एक्सरसाइज के मैंने आपको आंसर्स भी दे दिया, आपने चेक भी कर लिए। आज हम करने वाले हैं जैसे कि हम करते हैं पहले भी सारी वीडियोस में भी सारे चैप्टर्स में, सेकंड पार्ट है ये, और इसमें हम करेंगे आर एथेनेर में। इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एक ही टॉपिक है, जैसे कि पहले चैप्टर्स में तो ज़्यादा भी होते हैं, तो इसके लिए आपके लिए बहुत रिलीफ की बात है कि एक छोटा सा टॉपिक है, एक रूल उसमें समझना है आपने। ये 5 चीज़ें उसमें वेरिएशंस हैं, वो समझ गए तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। इसी के बेस पे बैक एक्सरसाइज है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान से सुन लेना कि ये रूल क्या है। बस ये रूल को ही ध्यान से सुन लिया और ये वेरिएशंस देख ली तो ये चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है, अगर ध्यान से देख लिया बिना स्किप किए। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला है रूल। किसका रूल? फ्यूचर टेंस का। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस। हमारे 3 तरह के टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट में हम जो जितनी भी कॉन्जुगेशंस अभी तक किए हैं आपने, चाहे वो आलर की हों, चाहे वो एत्र की, आवुआर की, या जितने भी वर्ब्स अभी तक आपने पढ़े हैं, वो सारे जिनके भी कॉन्जुगेशंस पढ़ी हैं वो सारी प्रेजेंट टेंस में हैं। आपको ये पता लग गया है कि प्रेजेंट टेंस में कैसे कॉन्जुगेट किया जाता है किसी भी वर्ब को। अब चाहे वो ईआर एंडिंग हो, चाहे वो आईआर एंडिंग हो, चाहे वो आर एंडिंग हो, तीनों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। अब हमें ये देखना है कि उसे कैसे हम फ्यूचर टेंस में लेके जा सकते हैं। आज हम जिस फ्यूचर टेंस की बात करेंगे वो है नियर फ्यूचर टेंस। अब ये नियर फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस भी हमारे पास फ्रेंच में कई तरह का है। नियर फ्यूचर है, फ्यूचर है और फ्यूचर कंटिन्यूअस है, वो अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल्स में। तो नियर फ्यूचर का मतलब होता है इमीडिएटली बाद। मतलब अभी जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो के इमीडिएटली बाद मैं इसे एडिट करूँगा और अपलोड कर दूँगा। ये क्या हो जाएगा? मेरा नियर फ्यूचर हो जाएगा। आई एम गोइंग टू डू दिस। आई एम गोइंग टू एडिट द वीडियो एंड अपलोड द वीडियो ऑन माई चैनल just after making and shooting it. ओके, ये था इसका एग्जाम्पल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप घर पर हैं, आप अभी ट्यूशन से आए हैं या स्कूल से आए हैं फॉर एग्जाम्पल, और आप खेलने जाने वाले हैं उसके बाद, थोड़ी देर के बाद खाना खाने के। तो आप अपनी मम्मी को क्या बताएंगे? अपने पेरेंट्स को या घर पे किसी को बता के जा रहे हैं तो क्या कहेंगे? I am going to play to the park just after eating the food. I am going to do this work after eating the food. ठीक है, जैसे कि I am going to make a new video for you all to make an interaction between us. ठीक है, समझ में आ गई बात कि मैं ये काम करने वाला हूँ। मैं अगर ये एक बात कह रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग, तो उसे हम फ्रेंच में कैसे बोलेंगे, ये हमारा चैप्टर और ये रूल बताता है। अब मुझे लगता है ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, रूल समझ लेते हैं। रूल में हम जैसे कि मैंने बोला आई एम गोइंग टू यूज़ कर रहा हूँ हर जगह में जान के। जहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं आई एम गोइंग टू स्लीप, I am going to do this work, I am going to make this video, या I am going to study on this topic, you are going to see this video very soon। तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा? हमारा गो का ही वर्ब यूज़ होगा जिसे कहते हैं आलेर। इसकी कॉन्जुगेशन आपको पता है। रूल क्या है? सिर्फ सिंपल सा रूल है, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी प्रेजेंट टेंस को आपने नियर फ्यूचर टेंस में अगर बदलना है, नियर फ्यूचर टेंस को फ्रेंच में बोलते हैं फ्यूचर प्रॉश। ठीक है, फ्यूचर प्रॉश में अगर बदलना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही वर्ड्स आएंगे, ये आपको याद होने चाहिए।
तो आपको क्या करना है, आलेर वर्ब को ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा ज, त्यू, इल, जो भी आता है, ठीक है ना, वो सारा आ गया। उसके बाद आपने क्या जोड़ना है, आलेर वर्ब को प्रेजेंट टेंस में, यानी कि जैसे अभी तक आप करते हो वैसे ही कॉन्जुगेट कर देना है, जो भी आपका यहाँ पर सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से। मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, ज आपका सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से आपने आलेर को कॉन्जुगेट किया वे, प्लस आपने जोन सा भी मेन वर्ब है जो आपके सेंटेंस में दिया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे होगा, ये जो क्वेश्चन आएगा ना, ये ऐसे आएगा, ज रगार्द। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो भी मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, ज रगार्द लिखा है, ये इसकी कॉन्जुगेशन हो चुकी है। यहाँ पर आपने क्या करना है, इस ज के बाद यहाँ पर ऐड करना है आलेर वर्ब की कॉन्जुगेशन, प्लस आपने इस वर्ब को, जो आपका मेन वर्ब है, रगार्द है, चाहे फिनीर है, चाहे कोई भी वर्ब है, और कितना भी कॉन्जुगेटेड क्यों ना हो, उसकी आपने इन्फिनेटिव फॉर्म लिख देनी है, मतलब अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म। आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं अनकॉन्जुगेटेड, मतलब जैसा का था वैसा का वैसा उसको लिख देना है, जैसा होता है, जिसको कोई बिना छेड़छाड़ किए हुए। जैसे कि रगार्द क्या है, कौन सा वर्ब है, रगार्दर वर्ब है, ठीक है। फिनी जैसे होता है तो इसका क्या हो जाता है, फिनीस हो जाता है, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर देना है, फिनीर, जो इसका ओरिजिनल वर्ब है। जैसे कि रगार्द का ओरिजिनल वर्ब क्या होता है, रगार्दर, जिसको कभी कॉन्जुगेट किया ही नहीं गया, वो वाला वर्ब आपने यहाँ पे प्लेस कर देना है। यहाँ पर आपका बन जाएगा ये नियर फ्यूचर टेंस। अब ये जो सेंटेंस है, जो अभी रगार्दर, तो इसका क्या मतलब है कि आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क, या फिर ये फिनीर का क्या मतलब है, दे आर गोइंग टू फिनिश द वर्क। जो फिनिश के बाद जो भी आपके पास लिखना चाहें आप ऑब्जेक्ट, वो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं अभी, लेकिन वैसे मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि सब्जेक्ट प्लस आपने आलेर की कॉन्जुगेशन कर दी, प्लस आपने इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लिख दिया, तो वहाँ पर आपका फ्यूचर टेंस, नियर फ्यूचर टेंस, फ्यूचर प्रॉश बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यही है रूल, यही है, यही आपको फॉर्म एफर्मेटिव में लगाना है। फॉर्म एफर्मेटिव क्या है, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, कि आई एम गोइंग टू, चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं ना, ये ज वे रगार्दर का, ज वे रगार्दर, ये आपने समझ लिया कि कैसे करना है। यह फॉर्म एफर्मेटिव सिंपल फॉर्म है, ये ज़्यादातर पूछी नहीं जाती पेपर में, नहीं जाती। सेकंड आती है हमारे पास फॉर्म नेगेटिव। इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करना है, भूल कर भी ये गलती मत करना कि ये हमारा मेन वर्ब है तो हम तो इसको नेगेटिव करेंगे। आप इंग्लिश में बोल के देख लो, आई एम नॉट गोइंग टू डू माई होमवर्क टुडे, आई एम नॉट गोइंग टू डू माई होमवर्क टुडे। तो कहाँ पर आप नेगेटिव कर रहे हो, गोइंग को नेगेटिव कर रहे हो कि होमवर्क को नेगेटिव कर रहे हो, या डू को नेगेटिव कर रहे हो। ये तो नहीं बोलते ना आई एम गोइंग नॉट टू डू, ये तो सेंटेंस ही नहीं बना पूरा, आई एम गोइंग नॉट टू डू द होमवर्क टुडे, ये तो सेंटेंस ही नहीं बनता। आई एम नॉट गोइंग टू डू द होमवर्क टुडे, ये बनता है। इसलिए आपको गो जो वर्ब है, मतलब आलेर जो वर्ब है, उसी को ही आप नेगेटिव करोगे, उसी को ही आप नेगेट करोगे, उसी से पहले आप न लगाओगे और उसके बाद ही आप पा लगाओगे। ये समझ में आ गया, जैसे पहले करते हैं। और फिनीर एज इट इज ही छोड़ दोगे, या वर्ब जोन सा भी है वो एज इट इज छोड़ दोगे। रगार्दर भी हो सकता है, कोई भी वर्ब हो सकता है, प्रॉन्द्र भी हो सकता है, आरी एंडिंग लेना है तो, या आपका जो सलावर, मलावर, ये सारे वर्ब्स भी हो सकते हैं, उनको भी आपको एज इट इज छोड़ना है। इसमें एक और एग्जांपल अगर लें तो इल्स के साथ अगर आएगा तो न वोंट पा हो जाएगा, मतलब वोंट से पहले लगेगा गो वाले से वर्ब से, और उसी के बाद पा लगेगा, ये नेगेटिव हो गया। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर जो आपको फंसाने के लिए पूछा जाएगा वो होगा फॉर्म इंटरोगेटिव नेगेटिव, उस पर हम आएंगे। पहले आप सीख लीजिए फॉर्म इंटरोगेटिव एफर्मेटिव, मतलब पॉजिटिव, जो आपका सिंपल इंटरोगेटिव फॉर्म होता है। इसको जब हम इसको इंटरोगेट करेंगे, मतलब कि इसको एक सवाल में बदलेंगे, तो क्या होगा, इन्वर्जन हो जाएगी, वे ज की जगह पे आ जाएगा और ज वे की जगह पे आ जाएगा, बस और कुछ भी नहीं करना है। और बीच में क्या लग जाएगा, हाइफन। ये हाइफन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपने ये हाइफन नहीं लगाया, दिस कैन मेक यू लूज़ योर 1 मार्क। 1 मार्क का ही क्वेश्चन होता है और ये पूरा गलत हो जाता है।
पूरा 1 मार्क कट जाता है। बहुत सारे स्कूल्स में यही होता है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर भी आप इंटेरोगेट कर रहे हैं और इन्वर्जन ला रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, हाइफन जहाँ लगाना आप भूल जाएंगे, ये एक डंडी लगाना भूल गए, वहीं पर आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव एफर्मेटिव। अब वही आपको अगर फॉर्म इंटेरोगेटिव नेगेटिव करना हो, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में पूछा जाता है, तो क्योंकि ये क्यों पूछा जाता है, सबसे पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस समझो, क्यों पूछा जाता है। क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये अलग से इसकी कोई इंपॉर्टेंस है? क्या ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पूरी दुनिया में या फ्रांस में? बिल्कुल भी नहीं है, सबसे कम यूज़ होता है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। क्यों होती है वो मैं आज क्लियर कर दूंगा। सबसे पहली बात और सबसे आखिरी बात जो इसमें कंफ्यूज करती है वो यही है कि जब आप इसको नेगेट करते हैं ना, मैंने अभी तक आपको ये बताया, या रूल अभी तक आपको ये बताता आया है कि जब भी आप नेगेटिव करेंगे तो मान लीजिए आपके पास ये वर्ब था, तो आपको नेगेटिव करना था इसको, और आपने लिख दिया अच्छा भाई, वीडियो में सर ने बताया था कि जहाँ पर गो आए उसके पहले न लगा दो, बिल्कुल सही लगा दिया, और उसके बाद हम पा लगा देंगे। और ये हाइफन का किसी को समझ में आता नहीं है तो इसको भाई उड़ा देते हैं। चलो ये हो गया हमारा नेगेटिव, और यहाँ पर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ये बन गया हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ऐसे ही करते हो ना? अगर तो ऐसे करते हो तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। इसमें कोई नंबर नहीं मिलेंगे आपको, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। सही तरीका इसका क्या है, जब आपने इसके साथ एक हाइफन लगा दिया, जब आपने इसके साथ एक हाइफन लगा दिया तो ये वे से लेके ज तक एक सिंगल वर्ड बन गया, एक सिंगल एंटिटी बन गई। जब भी आप किसी के साथ हाइफन लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख रहे हैं आई एम गोइंग तक आ रहा है, गोई तक आ रहा है, मेरा आई तक आ रहा है, एनजी आ नहीं पा रहा, वहाँ पे क्या करते हो, हाइफन लगा देते हो, और यहाँ पे एक हाइफन लगा देते हो और एनजी लिख देते हो। क्या वो गोई और ये एनजी अलग अलग है? अलग हो जाते हैं ये गोई और एनजी? यही समझते हो ना कि वो गोई और यहाँ पे एनजी जुड़ के मैम या सर हमारे जो है या एग्जामिनर जो है वो समझ जाएंगे कि ये मैंने गोइंग लिखा है। वो ये नहीं समझेंगे कि ये गोई अलग है और ये एनजी अलग है, वो समझ जाएंगे। क्यों समझ जाएंगे? क्योंकि आपने एक हाइफन लगाया है बीच में। हाइफन क्या है? ये एक ब्रिज है। ये हाइफन क्या है? एक ब्रिज है जो दोनों को जोड़ रहा है। अगर आप इस ब्रिज को तोड़ दोगे या इस ब्रिज पर ध्यान नहीं दोगे तो आपके नंबर भी टूट जाएंगे। तो आपने क्या करना है, ये पूरी एक सिंगल एंटिटी है तो इसको पूरे को ही नेगेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप न लगाएंगे और इसके बाद ही आप पा लगाएंगे, वेज के बाद पा लगाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है मैंने बता दिया। नहीं समझ में आया, सबसे पहली बात, नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करो, दोबारा वहीं से देखो जहाँ से मैंने 4th पॉइंट शुरू किया है, समझ में आ जाएगा। 3 बार में भी नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ मुझे फिर भी कमेंट कर दो, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी अपनी एक क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स होती है ना, वो सारी आप कमेंट्स में डाल दो, उसके ऊपर पूरी प्रॉब्लम्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, क्योंकि जिनकी प्रॉब्लम्स आई हैं वो भी देख सकते हैं, जिनकी नहीं आई हैं वो भी देख सकते हैं, सबको फ़ायदा हो जाएगा। और सारी प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ें हैं, सारी जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं वो एक वीडियो में आ जाएंगी एक साथ, सबको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा, सारी मुश्किल चीज़ें एक ही बार में समझा दूँगा, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। ऐसा क्वेश्चंस आते हैं पेपर में और बहुत ही अच्छे से आपको मार्क्स दे के जाते हैं। एक आपने ये वीडियो देख ली और कुछ एक्सरसाइजेज जब हम करेंगे वो सॉल्व करके देख ली तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इसमें से पूरे ऐसे बिल्कुल मक्खन की तरह नंबर फिसल के आएंगे आपके हाथ में। कुछ भी नहीं है, ये तो चैप्टर सबसे आसान है। हालांकि मैं सारे चैप्टर में यही कहता हूँ वीडियो ख़त्म होने के बाद, क्योंकि आपको भी लगता होगा अब ये आसान है, चाहे पहले कितना ही मुश्किल क्यों ना लग रहा हो, ठीक है। तो फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आपके पास
बिल्कुल कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे आप दे सकते हैं नंबर। एक चीज़ रह जाती है इसमें, एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम। इसमें आपकी बुक में लास्ट में कुछ आर्य तनेर के पार्ट में 5 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, जिसमें कि है कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में, मैं ये काम कुछ मिनट में करने वाला हूँ, मैं ये काम कुछ सेकंड में करने वाला हूँ, मैं ये काम आज शाम तक कर दूँगा। जो ये सारे सेंटेंसेस होते हैं ना, इन फ्रेजेस को फ्रेंच में आप क्या बोलते हैं, ये सारा आपको 5 या 6 फ्रेजेस हैं, इनको आपको याद करना है और इनको आप यूज़ कर सकते हैं बाद में, या कहीं पर ये लिखे हुए दिख जाए तो आप इन्हें मार्क कर सकते हैं। ये आपके एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। इन्हें आप देख लेंगे, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आर्य तने तक। आगे की हम जो जर्नी है वो चलती रहेगी हमारी। पार्ट 3 और पार्ट 4 में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और नहीं भी डाउट है यार, वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसकी तारीफ़ भी लिख सकते हैं, या आपके व्यूज़ जो भी हैं वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट्स में। सिर्फ डाउट्स ही नहीं पूछने के लिए है कमेंट्स। तो और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक्स।